नमस्कार। आज हम झारखंड की सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं की एक बहुत ही गहरी पड़ताल करने वाले हैं। जी हाँ, और हमारे पास जो सामग्री है वो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की 2026 की परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। और आज हमारा मकसद सिर्फ योजनाओं के नाम और उनकी तारीखें रटना नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जेपीएससी में सवाल पूछने का जो तरीका है वो कैसे बदल रहा है। हम छठी जेपीएससी से लेकर 11वीं जेपीएससी तक के प्रश्नों के ट्रेंड को डिकोड करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2026 में सफल होने के लिए एक नीति निर्माता की तरह सोचना क्यों जरूरी हो गया है। तो चलिए इस पूरी जानकारी को खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात जो इस सामग्री में सामने आती है वो है जेपीएससी का रटने से समझने की ओर बढ़ना। खासकर सरकारी योजनाओं को लेकर यह बदलाव सुनने में तो अच्छा लगता है, पर एक तैयारी करने वाले के लिए इसका असल मतलब क्या है? ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, झारखंड एक कल्याणकारी राज्य है, एक वेलफेयर स्टेट। हाँ, यहाँ की सामाजिक आर्थिक संरचना में जो सरकारी योजनाएं हैं वो एक तरह से रीढ़ की हड्डी की तरह है। पहले आयोग ये मानकर चलता था कि आपको एक अधिकारी के तौर पर योजनाओं की बेसिक जानकारी हो। मतलब नाम पता हो, साल पता हो, बस। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब आयोग का नजरिया बदला है। वो अब सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि आपको योजना का नाम पता है, वो ये परखना चाहता है कि क्या आप एक भावी प्रशासक के तौर पर उस योजना की जरूरत, उसके वित्तीय असर और उसके जो तकनीकी पहलू हैं उनको समझते हैं या नहीं। वाह, तो मतलब जो रणनीति 2016 में काम करती थी, हाँ बिल्कुल, वो भी 2021 में शायद काम ना आई हो। और अब 2024 के बाद तो पूरी तरह से अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तो चलिए इस बदलाव के सफर को जरा और करीब से देखते हैं। हमारे स्रोत में 3 चरणों का बहुत अच्छा विश्लेषण है। हाँ, और ये विश्लेषण उम्मीदवारों के लिए एक रोड मैप की तरह है। तो जो पहला चरण था वो था 6th जेपीएससी का, जो 2016 में हुई थी। अच्छा। उस समय प्रश्न बहुत सीधे और तथ्यात्मक थे, मतलब बिल्कुल सीधे, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना किस वर्ष शुरू हुई या साइकिल वितरण योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है। यहाँ सिर्फ साल और उद्देश्य जानना ही काफी था। एक तरह से ये मेमोरी का टेस्ट था। यानी उस समय जिसने ज्यादा रट्टा लगाया वो आगे निकल गया। लेकिन फिर दूसरा चरण आया 7वीं से 10वीं जेपीएससी का, जो 2021 में हुई। यहां से आयोग ने गियर बदला। बिल्कुल सही कहा आपने, गियर बदला। यहाँ से आयोग ने गहराई में जाना शुरू किया। अब कथन आधारित प्रश्न आने लगे, जहां आपको कई जानकारियों को एक साथ परखना होता था। मतलब एक ही सवाल में कई चीजें पूछ ली। जी, आयोग का फोकस लाभार्थियों की श्रेणियों, आरक्षण प्रतिशत जैसी बारीक जानकारियों पर बढ़ गया। जैसे एक सवाल था कि पीटीजी डाकिया योजना में चावल घर पहुंचाने का प्रावधान है या नहीं। अच्छा। अब यहाँ सिर्फ योजना का नाम जानना काफी नहीं था, उसकी पूरी कार्यप्रणाली को समझना जरूरी था। 2024, ये तो एक तरह से भविष्य की तैयारी के लिए एक चेतावनी जैसा था। आपने एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया, चेतावनी। ये सबसे आधुनिक और कह सकते हैं कठिन दौर है। इसमें तुलनात्मक विश्लेषण और समसामयिक प्रासंगिकता पर जोर दिया गया है। तुलनात्मक विश्लेषण जैसे अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या अंतर है, किस योजना के बजट में इस साल बढ़ोतरी हुई है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट में कौन सी नई तकनीक इस्तेमाल हो रही है। समझ गया। साफ है कि आयोग अब एक डायनामिक सोच की मांग कर रहा है, जो अखबारों और जमीनी हकीकत से जुड़ी हो। इसका मतलब 2026 के लिए तैयारी एकदम अलग और डायनामिक होनी चाहिए। तो फिर एक अभ्यर्थी के तौर पर मेरे मन में हमेशा ये दुविधा रहती है कि इतनी सारी योजनाओं में से क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। अपनी सीमित ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए? ये हर अभ्यर्थी की सबसे बड़ी दुविधा है, और इसका एक बहुत ही दिलचस्प हल है। अगर आप पिछले कुछ पेपर्स को ध्यान से देखें तो एक पैटर्न उभर कर आता है। ये लगभग एक सीक्रेट फॉर्मूला जैसा है। अच्छा। मैंने इसे एक 5 सूत्रीय चेकलिस्ट में तोड़ा है, जो लगभग 90% प्रश्नों को कवर करती है। पहला और सबसे स्पष्ट है प्रारंभ वर्ष और तिथि। ठीक है। और यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, अब सिर्फ साल से काम नहीं चलेगा। खासकर जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनकी पूरी तारीख याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये तो बेसिक है। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा है वित्तीय राशि। छात्रवृत्ति कितनी है, आवास के लिए पैसा कितना मिल रहा है, और सबसे जरूरी बात जो लोग अक्सर छोड़ देते हैं, ये पैसा कितनी किस्तों में मिल रहा है।
अच्छा, किस्तों पर भी ध्यान देना है। हाँ, आयोग अब इन बारीकियों में जा रहा है। ठीक है, पैसा और तारीखें समझ आ गई, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा तो ये तय करना होता होगा कि योजना का लाभ किसे मिलेगा, पात्रता की शर्तें क्या हैं और क्या उनमें कोई पेच के। बिल्कुल, यही हमारा तीसरा बिंदु है, लाभार्थी और पात्रता। योजना किसके लिए है? एसटी, एससी के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए या सभी के लिए? आय सीमा क्या है, जैसे 12 लाख या 8 लाख? उम्र की कोई सीमा है? ये शर्तें ही योजना की आत्मा होती हैं। सही बात है। चौथा है प्रतिशत और अनुपात। केंद्र और राज्य का हिस्सा क्या है? 60-40 है या ये 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित है? महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? 30% या 50%? ये आंकड़े तुलनात्मक सवालों में बहुत काम आते हैं। और पांचवा बिंदु मुझे बहुत दिलचस्प लगा, विशेष तथ्य या योजना का यूनिक सेलिंग पॉइंट। हाँ, और यही वो बिंदु है जो आपको दूसरों से अलग करता है। ये दिखाता है कि आपकी समझ कितनी गहरी है। मतलब योजना की कोई अनोखी बात। जी, जैसे गुरुजी क्रेडिट कार्ड में कोलैटरल यानी किसी गारंटी की जरूरत न होना, या लाइट हाउस प्रोजेक्ट में जर्मनी की तकनीक का इस्तेमाल होना। ये वो खास बातें हैं जो दिखाती हैं कि आपने सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि योजना को समझा है। इस चेकलिस्ट से तो बहुत स्पष्टता मिलती है, लेकिन एक और सवाल है, एक अभ्यर्थी के तौर पर, क्या हमें दशकों पुरानी योजनाओं को भी उतना ही रटना है या अपना पूरा ध्यान नई चमकती हुई योजनाओं पर लगाना है? समय तो सीमित है। यहाँ 70-30 का एक सुनहरा अनुपात सुझाता है। 70-30? हाँ, अपनी 70% ऊर्जा और समय हाल की योजनाओं पर लगाइए, यानी जो 2021 से 2025 के बीच शुरू हुई हैं या जिनमें कोई बड़ा बदलाव हुआ है, कोई संशोधन हुआ है। ठीक है। और बाकी 30% ऊर्जा पुरानी ऐतिहासिक योजनाओं पर लगाइए, जैसे साइकिल वितरण योजना या लाडली लक्ष्मी योजना, क्योंकि जेपीएससी का झुकाव अब नई और संशोधित योजनाओं की तरफ ज्यादा है, क्योंकि एक प्रशासक के तौर पर आपको इन्हीं को लागू करना है। ये तो बहुत काम की रणनीति है। तो एक बार जब किसी छात्र की शिक्षा सुरक्षित हो जाती है, तो राज्य के लिए अगला तार्किक कदम उसकी सेहत और सिर पर छत को सुरक्षित करना है। चलिए शिक्षा क्षेत्र से ही शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ एक योजना को क्रांतिकारी कहा गया है, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। नाम ही बहुत प्रभावशाली है। ये वाकई एक मील का पत्थर है। ये सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक विजन है। इसका नाम महान ओलंपियन, संविधान सभा सदस्य और झारखंड के गौरव जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर है, जो खुद ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे। अच्छा। तो सरकार का उद्देश्य है कि झारखंड की मिट्टी से नए जयपाल सिंह मुंडा तैयार हों, जो दुनिया के बेहतरीन संस्थानों से पढ़कर वापस राज्य की सेवा करें। इसकी शुरुआत और विस्तार में भी एक कहानी है ना? यह हमेशा से इतनी समावेशी नहीं थी। बिल्कुल। ये योजना 2021 में शुरू हुई थी, लेकिन तब ये केवल अनुसूचित जनजाति एसटी के छात्रों के लिए थी। सिर्फ एसटी छात्रों के लिए? जी। लेकिन 2022 में सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया और इसमें अनुसूचित जाति, एससी, पिछड़ा वर्ग, बीसी और अल्पसंख्यकों को भी शामिल कर लिया। ये सामाजिक समावेश का एक बेहतरीन उदाहरण है कि अवसर सबको मिलना चाहिए। और इसके आंकड़े परीक्षा के लिहाज से तो ये सोने की तरह है। हाँ, बहुत जरूरी। हर साल अधिकतम 25 छात्रों का चयन होता है। सीटों का बंटवारा याद रखना बेहद जरूरी है। एसटी के लिए 10, एससी के लिए 5, पिछड़ा वर्ग के लिए 7 और अल्पसंख्यक के लिए 3 सीटें। 10, 5, 7 और 3। जी, और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देते हुए कुल सीटों में 30% छात्राओं के लिए आरक्षित हैं। पात्रता के लिए झारखंड का निवासी होना, उम्र 35 वर्ष से कम और पारिवारिक आय 12 लाख रुपए सालाना से कम होनी चाहिए। इस योजना की एक और खास बात इसकी वित्तीय साझेदारी है, जी, जो इसे दूसरी योजनाओं से एकदम अलग खड़ा करती है। यूके सरकार के एफसीडीओ के साथ साझेदारी। ये एफसीडीओ क्या है? ये इसका सबसे अनूठा पहलू है। एफसीडीओ का मतलब है फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस। मूल रूप से ये वो संस्था है जो ब्रिटेन की ओर से दूसरे देशों में विकास परियोजनाओं में मदद करती है। अच्छा। इस साझेदारी के तहत शेवनिंग मरांग गोम के नाम से एक विशेष प्रावधान है, जिसके तहत 5 छात्रों की ट्यूशन फीस अगर 94,000 ब्रिटिश पाउंड से ज्यादा होती है तो अतिरिक्त राशि यूके सरकार देती है। एक मिनट, ये तो कमाल है। मतलब झारखंड का एक छात्र ब्रिटेन में पढ़ रहा है और उसकी फीस का एक हिस्सा ब्रिटिश सरकार दे रही है। ये तो एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और अकादमिक साझेदारी है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि इस योजना का स्तर क्या है।
बाकी 20 छात्रों का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाती है। ये सिर्फ पैसा देना नहीं है, ये वैश्विक मंच पर झारखंड के टैलेंट को स्थापित करना है। ये तो हुई मरांग घूम के योजना की बात। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में एक और योजना है जो जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। हाँ, अगर मरांगुम के योजना टॉप पर बैठे प्रतिभाशाली छात्रों के लिए है, तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना उन हजारों छात्रों के लिए जो पैसों की कमी के कारण उच्च शिक्षा का सपना ही छोड़ देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कोलैटरल फ्री होना। जी, 1 मिनट, बिना किसी गारंटी के 15 लाख का लोन, ये तो अविश्वसनीय लगता है। आमतौर पर तो बैंक बिना जमीन जायदाद के कागजात के 1 रुपए नहीं देता। यही इस योजना का क्रांतिकारी पहलू है। राज्य सरकार खुद गारंटर बनती है। सरकार गारंटर बनती है? हाँ, इसका मतलब है कि सरकार हजारों छात्रों पर भरोसा जता रही है और ब्याज दर मात्र 4% है, जो पढ़ाई पूरी होने के 1 साल बाद से शुरू होती है। ये उन गरीब छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जिनके माता पिता के पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। तो एक तरफ विदेश भेजने की योजना है और दूसरी तरफ राज्य के अंदर ही उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद। स्रोत में कुछ और योजनाओं का भी जिक्र है जो खास समूहों पर केंद्रित हैं। हाँ, उन्हें हम विषय के अनुसार समूह में देख सकते हैं। जैसे तकनीकी शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना है। अच्छा, ये खास तौर पे लड़कियों के लिए है? जी, तकनीकी शिक्षा में डिप्लोमा की छात्राओं को 15,000 रुपए और इंजीनियरिंग की छात्राओं को 30,000 रुपए सालाना मिलते हैं। ठीक है। इसी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 2 योजनाएं हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, शिक्षा प्रोत्साहन और एकलव्य प्रशिक्षण। हाँ, इनमें क्या अंतर है? ये दोनों कोचिंग के लिए है ना? दोनों कोचिंग के लिए। इसे ऐसे समझें, शिक्षा प्रोत्साहन योजना प्रवेश परीक्षाओं यानी एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, जैसे जेई, नीट, क्लैट। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम। वहीं एकलव्य प्रशिक्षण योजना नौकरी की परीक्षाओं के लिए है, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे। अच्छा, एक एंट्रेंस के लिए और दूसरी नौकरी के लिए। जी, दोनों में एक समानता है कि निःशुल्क कोचिंग के साथ साथ छात्रों को रहने खाने के लिए 2,500 रुपए प्रतिमाह की सहायता राशि भी मिलती है। ठीक है, तो शिक्षा के बाद अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। यहाँ भी मुझे केंद्र की एक बड़ी योजना के समानांतर राज्य की अपनी एक कोशिश दिखती है, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद आयुष्मान भारत योजना के सुरक्षा कवच को और बड़ा करना है। देखिए, आयुष्मान भारत एक बेहतरीन योजना है, लेकिन उसकी एक सीमा है। क्या सीमा है? वो 2011 की जनगणना सूची पर आधारित है। पिछले 10-12 सालों में कई नए जरूरतमंद परिवार बने हैं जो इस सूची से बाहर हैं। यह योजना उन्हीं छूटे हुए लोगों को कवर करती है। तो इस नई योजना में सबसे बड़ा और आकर्षक बदलाव क्या है? इसमें सबसे बड़ा बदलाव बीमा कवरेज की राशि है। इसे आयुष्मान भारत के 5 लाख रुपए प्रति परिवार से 3 गुना बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष कर दिया गया है। 15 लाख? जी, 15 लाख। यह गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर या किडनी ट्रांसप्लांट के इलाज के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। साथ ही इसमें उन हरा राशन कार्ड धारकों को भी शामिल किया गया है जो आयुष्मान भारत से बाहर थे। अबुआ यानी हमारा, यह नाम ही इसकी समावेशी भावना को दर्शाता है। 15 लाख का कवर, ये तो बहुत बड़ी रकम है। लेकिन एक व्यावहारिक सवाल मन में आता है, क्या राज्य का स्वास्थ्य ढांचा, हमारे अस्पताल इतने बड़े वादे को निभाने के लिए तैयार हैं? सिर्फ घोषणा करना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना दूसरी। यह एक बहुत ही जायज चिंता है और एक प्रशासक को यही सोचना चाहिए। स्रोत इस पर सीधे तौर पर बात नहीं करता, लेकिन यह बताता है कि यह योजना सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा देती है। अच्छा, प्राइवेट अस्पतालों में भी? जी, जाहिर है इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन अस्पतालों का नेटवर्क कितना मजबूत है और पेमेंट की प्रक्रिया कितनी सुचारू है। यह एक चुनौती जरूर है। चलिए अब आवास के क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। यहाँ अबुआ आवास योजना का बहुत जिक्र है और ये केंद्र राज्य संबंधों का एक दिलचस्प उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। यह बिल्कुल सही विश्लेषण है। हुआ ये कि राज्य सरकार ने केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत अतिरिक्त 8 लाख घरों की मांग की थी, जिसे केंद्र ने स्वीकार नहीं किया। अच्छा, मांग ठुकरा दी गई? जी, इसके जवाब में राज्य सरकार ने हार नहीं मानी और 15 अगस्त 2023 को अपने संसाधनों से इस योजना की घोषणा कर दी। ये दिखाता है कि राज्य अपनी जरूरतों को लेकर कितना गंभीर है।
तो परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी पीएमएवाई से इसकी तुलना, मुख्य अंतर क्या है? 3 मुख्य अंतर है जो हर अभ्यर्थी को पता होने चाहिए। पहला, कमरे। अबुआ आवास में 3 कमरे हैं और एक रसोई है, जबकि पीएमएवाई में आमतौर पर 2 कमरे होते हैं। एक कमरा ज्यादा। हाँ, जो एक बड़े परिवार की जरूरत को बेहतर ढंग से पूरा करता है। दूसरा, राशि। इसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि पीएमएवाई में मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपए मिलते हैं, यानी 80,000 रुपए ज्यादा। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, फंडिंग। ये 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसमें केंद्र का कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन यहाँ मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा, क्या ये वित्तीय रूप से टिकाऊ है? जब केंद्र सरकार पहले से ही एक आवास योजना चला रही है, तो राज्य के खजाने पर 100% वित्त पोषित एक समानांतर और ज्यादा खर्चीली योजना का बोझ डालना, क्या ये एक समझदारी भरा कदम है या ये सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? ये एक बेहतरीन सवाल है। एक आलोचक इसे वित्तीय बोझ कह सकता है, जबकि एक समर्थक इसे राजनीतिक इच्छा शक्ति और राज्य की जिम्मेदारी कहेगा। सच शायद इन दोनों के बीच में है। राज्य सरकार का तर्क ये है कि आवास एक बुनियादी जरूरत है और वो केंद्र की मंजूरी का इंतजार नहीं कर सकते। इसका वित्तीय भार निश्चित रूप से राज्य के बजट पर पड़ेगा, लेकिन कल्याणकारी राज्य की परिभाषा ही यही है कि वो अपनी जनता की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दे। ये एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। कुछ और विशिष्ट आवास योजनाएं भी हैं, जैसे वेद व्यास आवास योजना। इसका नाम भी अनोखा है। हाँ, ये मछुआरा समुदाय के लिए है और इसकी एक मजेदार पहचान भी है। इन घरों को नीले रंग से रंगा जाएगा, जो नीली क्रांति का प्रतीक है। अच्छा, नीले रंग से? जी, तो आप दूर से ही पहचान जाएंगे कि ये मछुआरा समुदाय का घर है, जो उनकी पहचान को भी मजबूती देगा। इसी तरह विधवा महिलाओं के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना है। और आखिर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट रांची, ये तकनीक के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण लगता है। पूरी तथ्य ये है कि इसमें जर्मनी की 3D वॉल्यूमेट्रिक प्रीकास्ट तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। ये क्या तकनीक है? इसे आसान भाषा में समझें तो इसमें फैक्ट्री में बने बनाए कमरों को किसी खिलौने के लेगो ब्लॉक्स की तरह साइट पर लाकर क्रेन से जोड़ दिया जाता है। अरे वाह! ये बहुत तेज, पर्यावरण के अनुकूल और आपदा रोधी निर्माण तकनीक है। तो आज की इस पूरी पड़ताल से ये साफ है कि जेपीएस पहली योजना है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। जी, ये साल 2020 में शुरू हुई थी। 2020 मतलब जब कोरोना और लॉकडाउन अपने चरम पर था। उस समय तो सबकी प्राथमिकता जान बचाना और पेट भरना थी। ऐसे में खेल का मैदान बनाना ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है? देखिए, पहली नजर में लग सकता है, लेकिन यही इस योजना का सबसे अनोखा और सफल पहलू है। उस समय लाखों प्रवासी मजदूर शहरों से अपने गांव लौट आए थे। उनके पास कोई काम नहीं था, कोई आमदनी नहीं थी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी चुनौती थी सरकार के सामने कि इन्हें तुरंत काम कैसे दिया जाए। और इसका जवाब मिला मनरेगा में। सरकार ने बहुत ही समझदारी से खेल के मैदान और दूसरे ढांचे बनाने के काम को मनरेगा से जोड़ दिया। अच्छा, तो इससे उन मजदूरों को अपने ही गांव में अपने घर के पास कहाँ मिल गया? एकदम। तो जो बाहर से खेल योजना दिख रही थी, वो दरअसल उस संकट के समय में एक बहुत बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बन गई। और इसका लक्ष्य कितना बड़ा रखा गया था? लक्ष्य बहुत बड़ा था, 1 करोड़ मानव दिवस का काम पैदा करना। 1 करोड़ मानव दिवस, ये तो सच में बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब ये योजना सिर्फ खेल के बारे में थी ही नहीं, ये सीधे सीधे लाखों परिवारों की जेब में पैसा पहुंचाने का एक जरिया थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा समतल कर देना नहीं है। योजना में बहुत कुछ शामिल है। जैसे कि हर मैदान के साथ चेंजिंग रूम, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था और घेराबंदी यानी बाउंड्री वॉल बनाने का भी प्रावधान है। मतलब गांव के लिए एक स्थायी संपत्ति, एक परमानेंट एसेट तैयार हो रहा है। सही कहा आपने। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए जमीन का चुनाव ग्राम सभा खुद करती है, तो स्थानीय लोगों की सीधी भागीदारी होती है इसमें। अच्छा, इस योजना का नाम पोटो हो के नाम पर क्यों रखा गया है? इसके पीछे कोई खास वजह? हाँ, बिल्कुल। पोटो हो कोल्हान क्षेत्र के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका नाम योजना से जोड़कर सरकार ने एक तरह से स्थानीय युवाओं को उनके नायकों की विरासत से जोड़ने की कोशिश की है। खासकर उन इलाकों में जहां युवाओं के भटकने का खतरा रहता है, जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र। जी,
ये सहाय योजना के मकसद से भी जुड़ता है, जिसका लक्ष्य ही खेल के जरिए युवाओं को मुख्य धारा में वापस लाना है। तो ये तो हुई गांव की बात, लेकिन शहरों में तो कहानी बिल्कुल अलग है। वहां तो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम तो हैं, पर अक्सर वो आम लोगों के लिए बंद रहते हैं। बिल्कुल, और इसी ताले को खोलने के लिए सरकार पे एंड प्ले योजना लेकर आई है। इसका मकसद है कि रांची जैसे शहरों में बने वर्ल्ड क्लास स्टेडियम आम नागरिकों और उभरते खिलाड़ियों के लिए भी खोलें। मैंने सुना है कि इसका शुल्क बहुत ही कम रखा गया है ताकि सब लोग इसका फायदा उठा सकें। हाँ, बहुत ही मामूली शुल्क है। जैसे योग या कैरम जैसे इंडोर खेलों के लिए सिर्फ 250 रुपए प्रति माह। सिर्फ 250 रुपए? ये तो कुछ भी नहीं है। और क्रिकेट, फुटबॉल जैसे बड़े खेलों के लिए 500 रुपए प्रति माह। 500 रुपए महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा, ये तो कमाल है। हाँ, पर यहाँ एक और दिलचस्प बात है। वो क्या? जो खिलाड़ी राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर कोई पदक, कोई मेडल जीत चुके हैं, उनके लिए ये सारी ट्रेनिंग पूरी तरह से मुफ्त है। अरे वाह, तो ये एक तरह से प्रतिभा को इनाम देना हुआ। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो सरकार आपके आगे बढ़ने का रास्ता और भी आसान कर देती है। बिल्कुल, इससे प्रतिभाओं को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और यहाँ तीरंदाजी, एथलेटिक्स सहित 9 से ज्यादा खेलों में प्रशिक्षण की सुविधा है। चलिए अब खेतों की तरफ चलते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर झारखंड की 70% से ज्यादा आबादी निर्भर है। हाँ, और सबसे बड़ी चुनौती है एक फसलीय खेती की, मतलब किसान साल में ज्यादातर एक ही फसल ले पाते हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार मोटे अनाज यानी मिलेट्स पर बहुत जोर दे रही है। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प योजना है, झारखंड मड़ुआ क्रांति। मड़ुआ क्रांति? मैंने सुना है इसका नाम पहले झारखंड राज्य मिलेट मिशन था। ये नाम क्यों बदला गया? ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी और चालाक गवर्नेंस रणनीति है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, मिलेट एक बाहरी शब्द है, एक एकेडमिक शब्द। आम किसान शायद इससे उतना जुड़ाव महसूस ना करे। लेकिन मड़ुआ, या जिसे रागी भी कहते हैं, वो झारखंड के लोगों की रसोई का, उनकी संस्कृति का, उनकी यादों का हिस्सा है। जैसे ही आप इसे मड़ुआ क्रांति कहते हैं, आप इसे एक सरकारी स्कीम से निकालकर एक जन आंदोलन बना देते हैं। किसान इससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। वाह, ये दिखाता है कि सफल नीतियों के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, सही शब्द भी कितने जरूरी हैं। तो पैसों की बात करें तो इसमें किसानों के लिए क्या है? इसमें मड़ुआ की खेती करने वाले किसानों को 3000 रुपए प्रति एकड़ की सीधी सहायता दी जाती है। अच्छा, मतलब 3000 रुपए सीधे किसान के खाते में। ये तो बीज और खाद के शुरुआती खर्च के लिए बहुत बड़ी मदद है। हाँ, और ये पैसा सीधा बैंक खाते में जाता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। एक किसान अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए ये लाभ ले सकता है। मतलब एक किसान को 15,000 रुपए तक की सीधी मदद मिल सकती है। बिल्कुल, और सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है। 50 करोड़? और कितने किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है? लक्ष्य है कि लाभार्थियों की संख्या 18,000 से बढ़ाकर 60,000 किसानों तक ले जाई जाए। लेकिन एक सवाल जो हमेशा उठता है, सिर्फ उत्पादन बढ़ाने से तो काम नहीं चलेगा। अगर फसल बिके ही नहीं तो क्या सरकार इसे खरीदने की भी कोई व्यवस्था कर रही है? यही इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं है। सरकार ने गुमला, सिमडेगा और खूंटी जैसे जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर धान की तरह ही मड़ुआ की सरकारी खरीद शुरू की है। ये तो बहुत अच्छा कदम है। इतना ही नहीं, गुमला में एक प्रसंस्करण इकाई, मतलब एक प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई गई है, जहां मड़ुआ का आटा, बिस्किट और यहाँ तक कि लड्डू भी बनाए जा रहे हैं। मतलब वैल्यू एडिशन पर भी पूरा ध्यान है। और फिर इन उत्पादों का क्या होगा? योजना है कि इन पौष्टिक उत्पादों को स्कूलों के मिड डे मील और आंगनबाड़ी के बच्चों को दिया जाए। वाह, मतलब दोहरा फायदा, किसानों को बाजार मिलेगा और बच्चों को पोषण। बिल्कुल, और इन कोशिशों का नतीजा जमीन पर दिख रहा है। राज्य में मड़ुआ के खेती का रकबा 20,000 हेक्टेयर से बढ़कर 1 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा हो गया है। 20,000 से सीधा 1 लाख हेक्टेयर, ये तो 5 गुना की बढ़ोतरी है। इसका मतलब है कि हजारों किसानों ने इस योजना पर भरोसा किया है और इसे अपनाया है। अब बात करते हैं उस स्थिति की जो प्रकृति साथ नहीं देती और फसल खराब हो जाती है। हाँ, ये किसानों के लिए सबसे बड़ा जोखिम होता है। इसके लिए सरकार लाई है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अलग कैसे है? अक्सर किसान शिकायत करते हैं कि बीमा कंपनियों से क्लेम का पैसा लेना बहुत मुश्किल होता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सबसे बड़ा फर्क यही है कि ये बीमा योजना है ही नहीं। बीमा योजना नहीं है
तो फिर क्या है? यह एक क्षतिपूर्ति योजना है, एक मुआवजा योजना है। सरकार ने बीमा कंपनियों जैसे बिचौलियों को इस प्रक्रिया से पूरी तरह हटा दिया है। मतलब अब अगर फसल खराब होती है तो सरकार सीधे किसानों को पैसा देती है, कोई बीमा कंपनी बीच में नहीं। जी हाँ, एक तरह से सरकार अपने किसानों को खुद ही बीमा दे रही है। और क्या किसानों को इसके लिए कोई प्रीमियम भी देना पड़ता है? 0 प्रीमियम, किसान की जेब से एक भी पैसा नहीं लगता। ये तो बहुत ही बड़ी राहत है। और इसमें रैयत और बटाईदार दोनों तरह के किसान शामिल हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बटाईदार किसान अक्सर सरकारी योजनाओं के लाभ से बाहर रह जाते हैं। इसमें मुआवजा कितना मिलता है अगर फसल खराब हो तो? इसके स्लैब बनाए गए हैं। अगर फसल का नुकसान 30% से 50% के बीच है तो 3,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिलता है। 3,000 रुपए प्रति एकड़? और अगर नुकसान 50% से ज्यादा है तो यह राशि बढ़कर 4,000 रुपए प्रति एकड़ हो जाती है। 4,000 रुपए प्रति एकड़? और इसकी भी कोई सीमा है? हाँ, ये मदद भी अधिकतम 5 एकड़ तक की जोत के लिए मिलती है। चलिए, खेती के साथ साथ अब पशुपालन की बात करते हैं, जो ग्रामीण आय का एक बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल, और इसके लिए है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। मैंने सुना है कि इसकी जो सब्सिडी की व्यवस्था है वो काफी अलग और प्रगतिशील है। हाँ, इसमें सामाजिक रूप से श्रेणीबद्ध सब्सिडी या कह सकते हैं सोशली टियर्ड सब्सिडी का मॉडल अपनाया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। समाज के जिस वर्ग को जितनी ज्यादा जरूरत है उसे उतनी ज्यादा मदद मिले। जैसे? हाँ, जैसे अगर कोई लाभार्थी विधवा, एकल महिला या दिव्यांग है तो उसे 90% की सब्सिडी मिलती है। 90%? मतलब अगर 1 लाख रुपए की कोई यूनिट है तो उन्हें अपनी जेब से सिर्फ 10,000 रुपए लगाने होंगे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी मदद है। और दूसरे वर्गों के लिए? इसी तरह अनुसूचित जनजाति और जाति के लोगों के लिए 75% सब्सिडी का प्रावधान है। 75%? और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए 50% की सब्सिडी है। तो 90, 75 और 50%। जी, ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, ये सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का भी एक तरीका है। एकदम सही। और इस योजना में कई घटक शामिल हैं। जैसे कि दुधारू पशु, मतलब 2 गायें या भैंस देने की योजना है। हाँ, इसके अलावा बकरा विकास योजना है और इसे तो गरीबों का एटीएम भी कहते हैं। गरीबों का एटीएम? ये तो बड़ा दिलचस्प नाम है। ऐसा क्यों कहते हैं? यूं ही नहीं कहते। आप सोचिए, गांव में किसी परिवार को अचानक बच्चे की फीस भरनी है या किसी की दवाई के लिए 2-3 हजार रुपए की जरूरत पड़ गई। अब वो बैंक या साहूकार के पास नहीं जाएगा, वो सीधा एक बकरा बेचेगा और शाम तक पैसे इसकी जेब में होंगे। ये तत्काल बिना किसी झंझट वाली नकदी है। समझ गया। और इस योजना में भी सरकार ने एक और बहुत ही स्मार्ट काम किया है। पशुओं के लिए जो शेड बनाना होता है वो मनरेगा के साथ अभिसरण यानी कन्वर्जेंस से बनता है। तो लाभार्थी पर शेड बनाने का बोझ भी नहीं पड़ता? जी, लाभार्थी को 2 अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। पशुधन योजना से जानवर मिले और मनरेगा से उनके रहने की जगह बन गई। एक ही काम में दोहरा फायदा। बहुत खूब। अब अपनी चर्चा के सबसे अहम हिस्से यानी जनजातीय कल्याण की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की पहचान और उसकी राजनीति दोनों ही आदिवासी अस्मिता से गहराई से जुड़ी है। राज्य की 26% से ज्यादा आबादी आदिवासी है। बिल्कुल, और उनके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था है ट्राइबल सब प्लान यानी टीएसपी। ये डीएसपी क्या होता है? इसका सीधा मतलब है कि राज्य के कुल बजट का एक तय हिस्सा, जो आबादी के अनुपात में लगभग 26-28% होता है, उसे सिर्फ और सिर्फ आदिवासी बहुल इलाकों पर ही खर्च करना होगा। आप उस पैसे को कहीं और नहीं ले जा सकते। तो ये एक तरह से बजट को आदिवासी इलाकों के लिए रिंग फेंस्ड या सुरक्षित करने जैसा है। एकदम। और आपको बता दूं कि झारखंड के 13 जिले अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनमें रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदग्गा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, लातेहार, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल हैं। मतलब आधे से ज्यादा राज्य। जी, और इन क्षेत्रों में पेसा कानून भी लागू होता है जो ग्राम सभा को बहुत अधिकार देता है। हाल ही में एक बहुत बड़ी योजना शुरू हुई है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसे पीएम जूगा भी कहा जा रहा है। इसका पैमाना तो बहुत ही बड़ा लगता है। ये शायद आजादी के बाद की सबसे महत्वाकांक्षी आदिवासी विकास योजना है। आप सिर्फ इसका बजट देखिए, लगभग 79,156 करोड़ रुपए।
79,000 करोड़ से भी ज्यादा। ये तो कई छोटे राज्यों के कुल बजट से भी ज्यादा है। बिल्कुल। और इसका लक्ष्य देश के 63,843 आदिवासी गांवों की तस्वीर बदलना है। और इसकी शुरुआत भी झारखंड से ही हुई है। जी, प्रधानमंत्री ने इसे 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से ही लॉन्च किया था। लेकिन इतनी बड़ी योजना जिसमें पक्के घर, सड़क, मोबाइल टावर, स्वास्थ्य सब कुछ शामिल है, क्या ये लागू हो पाएगी? अक्सर ऐसी बड़ी योजनाएं घोषणाओं में ही सिमट कर रह जाती हैं। ये सवाल वाजिब है और इसीलिए इसमें होल ऑफ गवर्नमेंट यानी समग्र सरकार का दृष्टिकोण अपनाया गया है। कोई एक मंत्रालय से नहीं चला रहा है। सड़क मंत्रालय सड़क बनाएगा, टेलीकॉम मंत्रालय टावर लगाएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय सिकल सेल एनीमिया की जांच करेगा। कुल 17 मंत्रालय मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। मतलब सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ताकि योजना जमीन पे उतर सके। जी। शिक्षा के क्षेत्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय या EMRS का भी काफी नाम सुना है। ये गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। झारखंड में 91 स्कूल स्वीकृत है, जिनमें से 51 पूरी तरह से चल रहे हैं और उनमें 7,500 से ज्यादा आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं। 7,500 बच्चे, और ये पूरी तरह आवासीय हैं। हाँ, पूरी तरह मुफ्त और आवासीय। CBSE पैटर्न पर पढ़ाई, खाना, रहना, किताबें, यूनिफॉर्म सब कुछ मुफ्त। और यहाँ खेलों पर, खासकर तीरंदाजी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। झारखंड में आदिम जनजातियों यानी PVDGs की भी एक बड़ी आबादी है, जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गए हैं। हाँ, झारखंड में 8 ऐसे समूह हैं: असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, परहिया, सबर, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। इनके लिए खास योजना है, PVTG डाकिया योजना। डाकिया योजना, ये नाम क्यों? क्योंकि ये योजना एक डाकिया की तरह काम करती है। इसके तहत हर PVTG परिवार को हर महीने 35 किलो चावल मुफ्त दिया जाता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात है डोर स्टेप डिलीवरी। मतलब अनाज उनके घर तक पहुंचाया जाता है, उन्हें राशन की दुकान तक नहीं जाना पड़ता। बिल्कुल, राशन की गाड़ी उनके दरवाजे तक आती है। इससे 2 चीजें सुनिश्चित होती हैं, एक तो उनका सम्मान बना रहता है और दूसरा चोरी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। उन्हें उनका पूरा हक उनके दरवाजे पर मिलता है। सबसे अधिक चर्चा में रही वो है झारखंड पेट्रोल सहायकी योजना। हाँ, एक सहायक जब पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी, खासकर जो निम्न और मध्यम वर्ग के 2 पहिया वाहन चालक हैं, उनकी कमर तोड़ दी थी। जी, ये योजना उसी समय एक बहुत बड़ी राहत बनकर सामने आई। इसका मुख्य लक्ष्य तो राशन कार्ड धारक ही थे, है ना? एकदम सही। और इसका शुभारंभ गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुआ था। हाँ, यानी 26 जनवरी 2022 को, और दुमका से मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। परीक्षा के लिए ये तिथि और स्थान दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, तो अब उस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं जो हर किसी के मन में होता है। पैसा कैसे और कितना मिलता है? देखिए, यहीं पर इस योजना की बारीकी छिपी है। इसके तहत जो सहायकी की दर है वो 25 रुपए प्रति लीटर तय की गई है। 25 रुपए प्रति लीटर? जी, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, 25 रुपए प्रति लीटर। लेकिन इसकी एक ऊपरी सीमा भी है। अच्छा। यह लाभ प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल की खरीद पर ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक लाभार्थी को हर महीने सीधे सीधे 250 रुपए का लाभ मिलता है। बिल्कुल, 25 रुपए को अगर 10 लीटर से गुणा करें तो 250 रुपए प्रति माह, और ये राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाती है। और ये पूरी प्रक्रिया, जहां तक मुझे पता है, मोबाइल ऐप के माध्यम से होती है। जी हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। उस ऐप का नाम है CM सपोर्ट। इसका पूरा नाम भी जानना चाहिए, मुख्यमंत्री सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग 2 व्हीलर्स। तो ये प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है। इसके लिए शर्तें क्या रखी गई हैं? क्या कोई भी इसका लाभ ले सकता है? नहीं, इसकी कुछ स्पष्ट शर्तें हैं। ठीक है। पहली तो ये कि आवेदन के लिए राशन कार्ड और आधार संख्या अनिवार्य है। ठीक है। दूसरा, वाहन का जो निबंधन है वो झारखंड राज्य का ही होना चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस? हाँ, आवेदक के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और पात्रता की जो सबसे मुख्य शर्त है वो ये है कि आवेदक या उसका परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मतलब NFSA या झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना यानी JSFSS के तहत राशन कार्ड धारक हो। ये जानना दिलचस्प है कि इस तरह की सीधी नकद सहायकी देने वाला झारखंड देश के पहले राज्यों में से एक है। जी, ये तो उन लोगों की बात हुई जिनके पास वाहन है, लेकिन उन लाखों लोगों का क्या जिनकी सबसे बड़ी चिंता 2 वक्त का भोजन है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है।
यहीं पर शायद राज्य की अपनी खाद्य सुरक्षा योजना की भूमिका आती है। एकदम। केंद्र की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना तो थी, लेकिन वो 2011 की जनगणना के पुराने आंकड़ों पर आधारित थी। जिस वजह से राज्य के लाखों जरूरतमंद परिवार उसके दायरे से बाहर थे। जी, और इसी खाई को पाटने के लिए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की। तो इसका विस्तार कैसे हुआ? मतलब ये कितने लोगों तक पहुंची है? देखिए, वर्ष 2020-21 में जब यह शुरू हुई तब इसका लक्ष्य 15 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को जोड़ना था। 15 लाख? जी। फिर इसकी सफलता को देखते हुए इसे पहले 20 लाख तक बढ़ाया गया और अब सरकार का लक्ष्य इसे 25 लाख लोगों तक पहुंचाने का है। इस योजना से जुड़ी एक खास पहचान है हरा राशन कार्ड। ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पे ध्यान दीजिए, ये प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है। अच्छा। हरा राशन कार्ड एक तरह से राज्य सरकार का अपना सुरक्षा कवच है। ये उन जरूरतमंदों के लिए है जो केंद्र की लाल या पीली कार्ड वाली सूची में जगह नहीं बना पाए। तो ये उनकी एक अलग और विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करता है। जी, और इस हरे राशन कार्ड पर लाभ की बात करें तो प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज मिलता है। और किस दर पर? जब योजना शुरू हुई थी तब इसकी दर 1 रुपए प्रति किलोग्राम थी, लेकिन बाद में इसे भी पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है। यानी अब कोई पैसा नहीं देना पड़ता। जी, बिल्कुल मुफ्त। चलिए अब एक और अनूठी योजना पर आते हैं जिसका नाम है डिवाइन योजना। हाँ, इसका पूरा नाम है डिग्निटी टू वल्नरेबल इंडिविजुअल्स फॉर नर्चरिंग विद एम्पैथी। यानी सहानुभूति के साथ कमजोर व्यक्तियों का पोषण कर उन्हें गरिमा देना। नाम से इसका उद्देश्य बहुत मानवीय लगता है। जी, और ये योजना 2021-22 में उन लोगों के लिए शुरू की गई जो समाज के सबसे अदृश्य कोनों में रहते हैं। जैसे घुमंतु समुदाय, निराश्रित या परित्यक्ता महिलाएं, भिक्षावृत्ति में लगे लोग, ट्रांसजेंडर समुदाय और कुष्ठ रोगी। अक्सर ये लोग किसी भी सरकारी योजना की दौड़ में शामिल ही नहीं हो पाते। लेकिन ऐसे लोगों तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल होगा। सरकार इसका कार्यान्वयन कैसे कर रही है? आपका सवाल बहुत सटीक है। सरकार ने ये माना कि जो नागरिक समाज संगठन है, यानी गैर सरकारी संस्थाएं, वो जमीनी स्तर पर इन समुदायों से बेहतर ढंग से जुड़े होते हैं। अच्छा, तो कार्यान्वयन की जिम्मेदारी इन संगठनों को दी गई है? जी, वे न केवल इन लोगों की पहचान करते हैं, बल्कि एक पुल का काम करते हुए उन्हें सरकार की दूसरी योजनाओं जैसे पेंशन, आवास या राशन कार्ड से जोड़ने में भी मदद करते हैं। हमने खाद्य सुरक्षा और सबसे कमजोर लोगों की बात की, लेकिन रोजगार से बाहर निकलने का सबसे स्थायी रास्ता तो रोजगार ही है। बिल्कुल, और इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लाई गई। इसका मूल मंत्र क्या है? इसका मूल मंत्र है युवाओं को नौकरी खोजने वाले से नौकरी देने वाला बनाना, यानी उद्यमी बनाना। जी, पात्रता की बात करें तो आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच और पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी पहल है, लेकिन किसी भी उद्यम को शुरू करने के लिए सबसे बड़ी बाधा पूंजी होती है। हाँ, इसमें वित्तीय सहायता का क्या प्रावधान है? ये आंकड़ा परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। इस योजना के तहत उद्यम के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। 25 लाख रुपए तक? जी, और सबसे आकर्षक बात इसका अनुदान है। सरकार ऋण की कुल राशि का 40% 40% अनुदान के रूप में देती है। मैं इसे फिर दोहराती हूँ, 40% या अधिकतम 5 लाख रुपए की सीधी सहायता की। और मैंने सुना है कि छोटे उद्यमियों के लिए एक विशेष छूट भी है इसमें। जी हाँ, और ये बहुत बड़ी राहत है। 50,000 तक के ऋण के लिए किसी भी तरह की गारंटी या जमानती की आवश्यकता नहीं है। ये तो छोटे मोटे व्यापार शुरू करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। निश्चित रूप से। अब एक ऐसी परियोजना की बात करते हैं जो गरीबी उन्मूलन के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाती है। हार्डकोर पुअर प्रोजेक्ट। हार्डकोर पुअर यानी अति निर्धन, ये सामान्य गरीब परिवारों से कैसे अलग है? ये उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा से भी बहुत नीचे हैं, जिनके पास आय का कोई स्थिर साधन नहीं है। अच्छा, ये परियोजना बंधन कुन नागर जैसी विशेषज्ञ संस्था के तकनीकी सहयोग से चलाई जा रही है और ये ग्रेजुएशन अप्रोच नामक एक विश्व प्रसिद्ध मॉडल पर आधारित है। ग्रेजुएशन अप्रोच, ये क्या होता है? ये मॉडल इसलिए क्रांतिकारी है क्योंकि ये सिर्फ पैसा नहीं देता बल्कि आत्मनिर्भरता का एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। इसके कुछ चरण होंगे? जी, इसके 3 चरण हैं। पहला,
परिवार को एक उत्पादक परिसंपत्ति दी जाती है, जैसे गाय, बकरी या एक छोटी दुकान का सामान। ठीक है। दूसरा, उन्हें 18 से 24 महीने तक लगातार साप्ताहिक प्रशिक्षण और परामर्श दिया जाता है। और तीसरा, जब तक उस संपत्ति से उनकी आय शुरू नहीं हो जाती, तब तक उन्हें घर चलाने के लिए उपभोग भत्ता भी मिलता है। मतलब ये मछली देने के बजाय मछली पकड़ना और उसे बाजार में बेचना सिखाने जैसा है। आपने एकदम सही समझा। ये एक समग्र दृष्टिकोण है। ये तो सचमुच एक बहुत गहरी सोच वाली योजना है। अब जल्दी से उन 2 योजनाओं की भी बात कर लेते हैं जो दशकों से गरीबों की सेवा कर रही हैं। निश्चित रूप से। पहली है मुख्यमंत्री दाल भात योजना। ये 15 अगस्त 2011 को शुरू हुई थी और आज भी राज्य भर के केंद्रों पर मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध करा रही है। और इसी को बेहतर बनाने के लिए गुरुजी किचन योजना शुरू हुई। जी, 2021-22 में गुरुजी किचन योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य भोजन में विविधता और स्वच्छता बढ़ाना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका संचालन अब महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया जा रहा है, जिससे पोषण और आजीविका दोनों जुड़ गए हैं। बिल्कुल। और दूसरी पुरानी योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो 2004 से चल रही है। इसके तहत कितनी सहायता मिलती है? जी, इसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, पर इसकी एक बहुत अनिवार्य शर्त है। वो क्या? वो ये कि विवाह के समय कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी ही चाहिए। अच्छा, तो ये बाल विवाह को हतोत्साहित करने का एक प्रभावी कदम भी है। जी। तो हमने देखा कि सरकार कैसे सीधे आर्थिक मदद, भोजन और रोजगार के जरिए गरीबी पर हमला कर रही है। लेकिन गरीबी का एक बहुत बड़ा आयाम महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ा होता है। जी बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं कि उस मोर्चे पर क्या हो रहा है। और इस मोर्चे पर राज्य की जो सबसे क्रांतिकारी नकद हस्तांतरण योजना है, वो है झारखंड मुख्यमंत्री माइया सम्मान योजना। इसे बहना सम्मान के नाम से भी जाना जा रहा है। हाँ, इसका शुभारंभ अभी हाल ही में 18 अगस्त 2024 को हुआ है। इसकी पात्रता क्या है और सबसे जरूरी, इसमें वित्तीय लाभ कितना है, क्योंकि यहाँ एक बड़ा बदलाव हुआ है। जी, इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। पात्रता के लिए महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो, और सबसे महत्वपूर्ण, उनके पास किसी भी प्रकार का राशन कार्ड होना अनिवार्य है। और वित्तीय लाभ? अब आते हैं वित्तीय लाभ पर। जब योजना शुरू हुई थी तब 1,000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा थी। लेकिन दिसंबर 2024 में इसे संशोधित करके 2,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। 1,000 से सीधे 2,500 रुपए? ये तो बहुत बड़ी छलांग है। जी हाँ, यानी अब हर पात्र महिला को साल में 30,000 रुपए मिलेंगे। और यह राशि सीधे उनके हाथ में आएगी, जो उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बहुत मायने रखती है। निस्संदेह। अब बात करते हैं किशोरियों की शिक्षा और भविष्य से जुड़ी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण योजना की। आप सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की बात कर रही हैं? जी, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। इस योजना ने पूर्व की मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लिया है। इस बदलाव की क्या जरूरत पड़ी? सुकन्या योजना से ये कैसे अलग है? ये एक महत्वपूर्ण वैचारिक बदलाव है। सुकन्या योजना में जन्म के समय भी कुछ राशि मिलती थी, लेकिन नई योजना, जिसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2022 को गिरिडीह से हुआ। जी, यह योजना अपना पूरा ध्यान किशोरियों की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित करती है, ताकि उन्हें स्कूल में बनाए रखा जा सके और बाल विवाह को रोका जा सके। बिल्कुल। तो चलिए इसकी किस्तों को धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से समझते हैं, ताकि कोई भ्रम न रहे। जी, इसके तहत एक किशोरी को कुल 40,000 की राशि 6 किस्तों में मिलती है। 40,000? हाँ, जब वो कक्षा 8 में नामांकन कराती है तो उसे मिलते हैं 2,500 रुपए। ठीक है। फिर कक्षा 9 में नामांकन पर फिर से 2,500 रुपए। अच्छा, तो शुरुआती 2 साल फोकस सिर्फ स्कूल में बने रहने पर है, फिर आगे? बिल्कुल। फिर जब वो कक्षा 10 में पहुंचती है तो राशि दुगनी होकर 5,000 रुपए हो जाती है। और 11वीं 12वीं में? कक्षा 11 में भी 5,000 रुपए और कक्षा 12 में भी 5,000 रुपए मिलते हैं। मतलब 10वीं से 12वीं तक हर साल 5-5 हजार रुपए। शायद इसलिए क्योंकि इस स्तर पे पढ़ाई छोड़ने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। आपने सही सोचा। और आखिरी किस्त? वो सबसे बड़ी है ना? जी, आखिरी और सबसे बड़ी किस्त 20,000 रुपए की है, जो उसे 18-19 वर्ष की आयु पूरी होने पर एक मुश्त मिलती है, ताकि वो अपनी उच्च शिक्षा या किसी और जरूरत के लिए उसका उपयोग कर सके। जी, इस तरह कुल राशि हो जाती है 40,000 रुपए। बहुत बढ़िया। अब कुछ और महिला केंद्रित योजनाओं को भी संक्षेप में देख लेते हैं। जी,
एक है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना 2011, जिसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना था और 21 वर्ष की आयु पर लगभग 1.08 लाख रुपए का प्रावधान था। फिर एक तेजस्विनी योजना भी है। हाँ, तेजस्विनी योजना 2017, और ये याद रखना जरूरी है कि ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। अच्छा, विश्व बैंक। जी, ये 14-24 वर्ष के पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों के कौशल विकास के लिए है, जिसके तहत गांवों में तेजस्विनी क्लब बनाए जाते हैं। और मातृत्व स्वास्थ्य के लिए भी कुछ योजनाएं हैं। हाँ, जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपए और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए की सहायता दी जाती है। और इसमें गढ़वा जिले का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। जी, ये तथ्य महत्वपूर्ण है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 104 कॉल सेंटर के माध्यम से ममता वाहन योजना भी है। और अंत में वो पहल जो किसी योजना से बढ़कर एक सामाजिक आंदोलन जैसी लगती है। आप मेरी बेटी मेरी पहचान की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये 2016 में जमशेदपुर के तिरिंग गांव से शुरू हुई एक बहुत ही भावनात्मक पहल है। इसकी अवधारणा क्या है? इसकी अवधारणा ये है कि घर के बाहर मुखिया के नाम की जगह बेटी और माँ के नाम की नेम प्लेट लगाई जाए। ये तो प्रतीकात्मक रूप से घर और समाज में महिला के स्थान को मजबूत करने का एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। निश्चित रूप से। हमने सामाजिक सशक्तिकरण की बात की, लेकिन किसी भी विकास का आधार तो एक स्वस्थ पर्यावरण ही है। बिना उसके सब अधूरा है। तो झारखंड, जिसका नाम ही वनों से जुड़ा है, इस दिशा में क्या कर रहा है? इस दिशा में सबसे प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री जन वन योजना, जो 2016 में शुरू हुई थी। और इसका उद्देश्य दोहरा है। जी, पहला निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर हरित क्षेत्र का विस्तार करना, और दूसरा साथी किसानों की आय बढ़ाना। इसमें हाल ही में एक बहुत बड़ा संशोधन हुआ है जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, और इसे सभी को याद कर लेना चाहिए। पहले सरकार वृक्षारोपण की कुल लागत का 50% प्रोत्साहन राशि के रूप में देती थी। और अब? लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। मैं दोहराती हूँ, अनुदान अब लागत का 75% है। ये तो बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। और ऐसी योजना लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। जी। शहरी क्षेत्रों के लिए भी कोई विशेष योजना है? हाँ, 2021-22 में शहरी वानिकी योजना लाई गई। इसका लक्ष्य शहरों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए खाली पड़ी भूमि, पार्कों और सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना है। इसमें नगर वन की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी, अर्बन फॉरेस्ट्स या नगर वन। और 2024 का वृक्षारोपण अभियान भी एक विशेष विषय पर केंद्रित था। जी, उसकी विषय वस्तु थी एक पेड़ माँ के नाम। इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? इसका शुभारंभ 25 जुलाई 2024 को धनबाद से केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया, और इसका मुख्य लक्ष्य कोयला खनन से प्रभावित क्षेत्रों का पारिस्थितिक पुनरुद्धार करना है। अंततः राज्य का बड़ा लक्ष्य अपने कुल क्षेत्रफल के 33% हिस्से पर वन आवरण सुनिश्चित करना है। जी, जो वर्तमान में लगभग 29.76% है। तो हमने तीनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों की योजनाओं को गहराई से समझ लिया है। अब समय है एक त्वरित प्रश्नोत्तरी का। हाँ बिल्कुल, इससे सभी महत्वपूर्ण तथ्य एक बार फिर से मस्तिष्क में अंकित हो जाएंगे। मैं प्रश्न पूछूंगा और आप सही उत्तर और उसका संक्षिप्त कारण बताएंगी। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। पहला प्रश्न, झारखंड पेट्रोल सहायकी योजना के तहत राशन कार्ड धारियों को प्रतिमाह अधिकतम कितनी राशि सहायकी के रूप में प्रदान की जाती है? ए 200 रुपए, बी 250 रुपए, सी 300 रुपए या डी 500 रुपए? इसका सही उत्तर है बी 250 रुपए, क्योंकि 25 रुपए प्रति लीटर की दर से अधिकतम 10 लीटर पर, यानी कुल 250 रुपए की सहायकी मिलती है। बहुत बढ़िया। प्रश्न 2, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कक्षा 12 में नामांकन लेने वाली छात्रा को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? ए 2500 रुपए, बी 5000 रुपए, सी 10,000 रुपए या डी 20,000 रुपए? सही उत्तर है बी 5000 रुपए, क्योंकि कक्षा 10, 11 और 12 तीनों में ही 5000 रुपए की राशि का प्रावधान है। बिल्कुल सही। तीसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री जन वन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, यह योजना 2018 में शुरू हुई, बी, इसमें केवल फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं, सी, वृक्षारोपण पर प्रोत्साहन राशि को 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है, या डी, यह योजना केवल सरकारी भूमि के लिए है।
इसका सही उत्तर है सी। यह कथन सत्य है कि प्रोत्साहन राशि को 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। बाकी कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार की तेजस्विनी योजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है? ए. एशियाई विकास बैंक, बी. विश्व बैंक, सी. यूनिसेफ या डी. न्यू डेवलपमेंट बैंक? इसका सही उत्तर है बी, विश्व बैंक। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे याद रखना चाहिए। प्रश्न 5, झारखंड मुख्यमंत्री मयान सम्मान योजना के तहत दिसंबर 2024 की घोषणा के अनुसार अब महिलाओं को प्रति माह कितनी राशि मिलेगी? ए. 1000 रुपए, बी. 1500 रुपए, सी. 2000 रुपए या डी. 2500 रुपए? सही उत्तर है डी, 2500 रुपए, जो पहले 1000 रुपए प्रस्तावित थी। छठा प्रश्न, डिवाइन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. मेधावी छात्रों को विदेश भेजना, बी. कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना, सी. आदिम जनजातियों को आवास देना या डी. खिलाड़ियों को नौकरी देना? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से बी है। कठिन परिस्थितियों में जी रहे लोग जैसे परित्यक्ता, घुमंतु, कुष्ठ रोगी आदि को गरिमापूर्ण जीवन देना। प्रश्न 7, मेरी बेटी मेरी पहचान नामक अभिनव पहल की शुरुआत झारखंड के किस गांव से हुई थी? ए. ओरमांझी, बी. तिरिंग, सी. बरहेट या डी. रजरप्पा? सही उत्तर है बी, तिरिंग गांव, जमशेदपुर, जहां से 2016 में ये भावनात्मक पहल शुरू हुई। आठवां प्रश्न, 25 जुलाई 2024 को वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री द्वारा झारखंड के किस शहर से किया गया? ए. रांची, बी. दुमका, सी. धनबाद या डी. हजारीबाग? उत्तर है सी, धनबाद, जो कि कोयला क्षेत्र का। बहुत ही शानदार। इस प्रश्नोत्तरी से सभी महत्वपूर्ण तथ्य एक बार फिर से ताजा हो गए। बिल्कुल। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये योजनाएं केवल वित्तीय सहायता के टुकड़े नहीं हैं। ये झारखंड के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को मजबूत करने और प्रत्येक नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन देने का एक समग्र प्रयास है। और अभ्यर्थियों को इन योजनाओं के बीच के अंतर्संबंधों पर भी विचार करना चाहिए। जी, कि कैसे किशोरी की शिक्षा पूरे परिवार को गरीबी से बाहर निकालने में मदद कर सकती है, या कैसे वनों का संरक्षण